काम है, मैं फ्री हो गई। हाँ बस आ रही हूँ। अगर ये रिसेप्शनिस्ट है तो वो कौन थी जिसे हम लोगों ने पूछा था? इससे पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी जी सुषमा कश्यप, हम उनसे ही मिलने आए हैं। हम लोग उनके लिए काम करते हैं ना, तो प्लीज उनके कमरे का नंबर क्या है बताएंगे आप? रूम नंबर 9। थैंक यू माता रानी, आपने उन्हें ठीक कर दिया। अब उन्हें कुछ नहीं होगा। ये दिया कैसे पूछ गया? अच्छा ये चल क्यों नहीं रही है? माता रानी, मैं तो आपको थैंक्स बोलने आई थी, लेकिन आपने कहीं कोई संकेत तो नहीं? उनके ऊपर अभी भी खतरा है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? बंद क्यों हो गई? चल मिल गया रूम नंबर 9। एक बार ये बुढ़िया मर जाए, उसके बाद नीति मुझे इतना पैसा देगी कि लाइफ सेट। सुनो भाई, सुषमा मैम को ना बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा। लाइट नहीं है तो उनकी मशीन्स काम नहीं कर रही होंगी। लगता है कोई आ रहा है, चल निकल। और इस रूम में जनरेटर का भी कनेक्शन नहीं है। चलो जल्दी स्ट्रेचर लेकर आते हैं। चल रूम नंबर 9 में है बुढ़िया। आज उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तेल? यहाँ हॉस्पिटल में तेल किसने डाल दिया? चल
अरे ये कहाँ है? अब क्या करेंगे? पता नहीं यार। सुनो, किसी को पता ना चले ये गायब है, वरना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा हॉस्पिटल में। पर क्या बोलेंगे? उनका पोता भी यहाँ पे है। अरे उनको बोल देंगे पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट किया इलाज के लिए। दादी, दादी कहाँ है? बस लोग मेरे पीछे ना आ जाए। हाँ बोल। अरे सुनना, काम हो गया। क्या बात कर रहा है यार? पता है आज तक हमने इतना बड़ा काम नहीं किया, और करते भी कैसे? क्योंकि हम काम ही ऐसा करते कि भगवान भी हमारा साथ न दे। लेकिन आज देख, आज उस बुढ़िया को हॉस्पिटल में मारना था और उसी टाइम पे लाइट चली गई। थैंक यू माता रानी, आपने सही टाइम पर अंधेरा करवा दिया, इसलिए मैं इन्हें ला पाई। वरना अगर ये वहाँ होती तो वो लोग नहीं, पर अपने सही टाइम पे उस आदमी से भी टक्कर मरवा दी। और उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि ये तो वही आदमी है जिसने इनका एक्सीडेंट किया था। एक्सीडेंट मैंने किया था, ये बात किसी को नहीं पता, इसलिए मुझे कोई नहीं पहचानता। गॉड, पता नहीं किससे बातें करने में बिजी है ये। फोन नहीं उठा रहा है मेरा। मुझे इन्हें यहाँ से ले जाना होगा। अरे यार, अरे लड़की, ध्यान कहाँ है तेरा? दिखता नहीं है क्या? एक तो ये घटिया सा हॉस्पिटल, लाइट भी नहीं है यहाँ पे। नर्सों से कुछ पूछो तो उन्हें कुछ पता नहीं है, और डॉक्टर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। मैं तो जिंदगी में भी कभी अपना इलाज ना कराऊँ यहाँ से। ऊपर से ये घटिया सा स्ट्रेचर, किसी काम का नहीं। सॉरी। क्या सॉरी? मैम मैं आपकी हेल्प कर दूं? मैं कर देता हूं। थैंक यू सो मच। क्या कर रहा था यहाँ पे? मैं उसकी हेल्प कर रहा था। मैंने कहा था ना किसी से भी बात नहीं करनी, किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, पता था ना? फिर भी तू यार ये लड़की भी नहीं। क्या करें अब, क्या करें? रुस्तम। हाँ बोल। रुस्तम, अरे वो बुढ़िया जिंदा है, मरी नहीं है। क्या? अरे मैंने अभी एक लड़की को स्ट्रेचर पे लेके जाते हुए देखा, बुढ़िया को। ए तू पागल हो गया है क्या? मैंने अपने हाथों से मारा है, वो भी एक बार ने 4-4, 5-5 बार चाकू घोंपा है उसको। क्या बात कर रहा है तू? अरे यार बात को समझ, मैंने खुद देखा है ना, जब बोल रहा हूँ मैं। सुन, मैं तो को वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो में अच्छे से देख, उस लड़की को ढूंढना है, समझा? वीडियो भेज। हो ना हो ये वही लड़की है जिसने बुढ़िया को एक्सीडेंट होने से बचाया था। इस लड़की को तो पकड़ना ही होगा, लेकिन इस लड़की ने मुझे देख लिया है, मैं इसके सामने ऐसे नहीं जा सकता। क्या करूं? हाँ, भेस बदल के जाता हूँ उसके सामने। ये जगह बिल्कुल सही है, एकदम सेफ भी लग रही है। सॉरी, मुझे आपको ऐसे यहाँ पे लाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी खतरा नहीं है, आप यहाँ पे सेफ रहोगे। मैंने सोचा था जैसे ही आपको होश आएगा मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, वो गुंडे पीछे पड़ गए और उनसे बचना जरूरी है, इसलिए मुझे पुलिस को यहाँ पे लेके आना होगा। और मैं इस हॉस्पिटल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, वरना ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी के हॉस्पिटल में किलर ऐसे ही घूम रहे हैं एकदम मजे से और किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे खुद ही जाना होगा। आप मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगी।
जी मैम, डॉक्टर वर्मा जी। मैं अभी रूम नंबर 9 में गया था, तो वहाँ पे जो पेशेंट है, क्या आप उनके साथ है क्या? देखिए, उन्हें एक इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उन्हें जल्द से जल्द होश में लाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। जी देखिए, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। मुझे पता है कहाँ है वो, आप आइए मेरे साथ। ओके। सॉरी डॉक्टर, मैं उन्हें रिकवरी रूम से बाहर ले आई। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सिचुएशन ही ऐसी थी। वो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपको जल्द समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। वैसे कौन सा इंजेक्शन देना है आपको उन्हें? मेरा मतलब किस लिए देना है? जी अभी तो आपको बताया मैंने कि अगर वो इंजेक्शन उन्होंने नहीं दिया तो 24 घंटे तक उन्हें होश नहीं आएगा। चिंता मत कीजिए, अब वो बिल्कुल ठीक है, बट उन्हें थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है, तो डेफिनेटली वो अभी 2 घंटे तक तो नहीं उठेंगी। हेलो, क्या हुआ? हेलो, ये घटिया सा हॉस्पिटल, लाइट भी नहीं है यहाँ पे। नर्सों से कुछ पूछो तो उन्हें कुछ पता नहीं है, और डॉक्टर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हे भगवान, ये तो वही आदमी है जो स्ट्रेचर से टकराया था। उसकी और इस आदमी की आवाज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम है। एक मिनट, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कि ये कैसा हॉस्पिटल है, यहाँ के नर्सेस को उनका काम नहीं आता, डॉक्टर्स को उनका काम नहीं आता, आप इस हॉस्पिटल में दोबारा अपना इलाज कभी नहीं करवाएंगे? आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इलाज के बारे में क्यों बात करेंगे? फोन नहीं उठा रहा मेरा। अरे फोन नहीं उठा रहा है? अरे बा, इसका मतलब है कि वो तूने जो काम उसे दिया है उसे करने में लगा है वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसे रोकना होगा। मॉम समझिए, मैं आदित्य के घर जाने वाली हूँ, उस घर की बहू बनने वाली हूँ, और मेरी मॉम किधर? निशा, स्टॉप इट। इतना मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने ट्राई कर रही हूँ ना, कोशिश कर रही हूँ उसे रोकने की। एग्जैक्टली, आप सिर्फ कोशिश कर रही है, आप उसे अब तक रोक नहीं पाई है मॉम। तो क्या करूँ? तुम्हारे सामने फोन लगा रही हूँ, ही इज नॉट पिकिंग अप, फोन नहीं उठा रहा। तो क्या करें हम? वेट करते रहे कि वो कब फोन उठाएगा? तब तक अगर उसने सुषमा का शक को मार दिया तो? निशा पुत्र, तू शांत हो जा, शायद तू ठीक कह रही है। नीति देख, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते कि वो कब फोन उठाएगा, कब उससे बात होगी। आप मुझे बताओ क्या करें? नीति, मैंने लगता है कि हमें खुद वहां जाना चाहिए, हॉस्पिटल। ओके फाइन, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चल पुत्र, चल चल चल। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, मॉम प्लीज कार फास्ट चलाओ ना, हमें जल्दी पहुंचना है मॉम। स्टॉप इट निशा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरी मॉम नहीं हो, तो मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो, समझी? और बहुत हो रहा है अब तुम्हारा। एंड आई नो कि जल्दी पहुंचना है, मुझे भी पता है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ ना जल्दी पहुंचने का। एक्सक्यूज मी, आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है मॉम? ये सब प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई है, और ये मेस भी आपने क्रिएट किया है, तो आप मुझे मत डांटो प्लीज। निशा, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस एवर, मुझसे कभी ऐसे बात मत करना, समझी? निशा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे आपस में ऐसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। देखो नीति, हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। तुम बस गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। हाँ मम्मी जी, अब मुझे ये मत जताइए कि मैं गलत हूँ और निशा सही है। ये शादी हो सकती है, मुझे आइडिया भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं था, समझे आप लोग? मुझे क्या पता कि रिश्ता आया है, नहीं पता था ना। अगर पता होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर को कभी पैसे नहीं देती। लेट मी टेल यू, मैंने उन्हें पैसे दिए तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमें जल्दी पहुंचना होगा हॉस्पिटल, समझ रहे हैं आप लोग? सो नाउ प्लीज, दोनों में से कोई मुझसे बात नहीं करेगा, और मेरा दिमाग खराब मत करो, कॉन्सेंट्रेट करने दो मुझे ड्राइविंग पे। क्या समझ में आ रहा है आपको? और तू यहाँ बातों में क्या टाइम पास कर रहा है? अबे जब, अबे तेरी वजह से हो रहा है ये सब, ये देख।
पहली मिनट तेरी मॉम का कॉल। हेलो आदित्य। हेलो मॉम। क्या माँ, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम मेरी? हाँ, और माँ भी फोन नहीं उठा रही। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है ना? ऐसा ही है ना? फोन तो उठाना चाहिए ना कम से कम। कहाँ हो तुम दोनों? मॉम हेलो। मॉम मेरी बात तो सुनो। वो दादी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? पंजय जी किसका एक्सीडेंट? जसली माँ का एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड, स्पीकर पे डालिए। आदित्य माँ ठीक तो है ना? माँ को चोट तो नहीं आई ना? हेलो मॉम प्लीज काम डाउन। मॉम दादी अभी ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, किसी लड़की ने उन्हें बचाया है। मैं उस लड़की से अब तक मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मिलूंगा उससे। बट डोंट वरी, दादी अभी खतरे से बाहर है। पर आदित्य तुझे मुझे बताना तो चाहिए था, घर में कॉल करना चाहिए था। इतनी बड़ी बात हो गई और वहाँ पर तू अकेला है और माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए था ना घर का। हाँ, अगर तू बताता तो हम लोग होते ना वहाँ पर। हाँ आई नो, मुझे आपको बता देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे भी अचानक से जैसे पता चला दादी के बारे में, मैं भागता दौड़ता हॉस्पिटल की तरफ आ गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आई एम रियली सॉरी। आदित्य कौन से हॉस्पिटल में है माँ? सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, आ रही हूँ मैं। ओके। पर जय जी कौन से हॉस्पिटल में है? सिटी हॉस्पिटल में है। निशा, त्यागी को फोन लगाओ। अरे यार, अरे किसका फोन है? साइलेंट पर डाल ना। नीति का फोन है। अगर उठाऊंगा तो बोलेगी काम हुआ, बुढ़िया को मारा। मैं बोलूंगा नहीं तो सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग चाट लेगी। जब तक बुढ़िया को मार नहीं देता उसका फोन नहीं उठाऊंगा मैं। मॉम ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है। इडियट। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। मैं भी देखती हूँ कब तक फोन नहीं उठाता ये। अरे यार, ये औरत सच में पागल है और मुझे भी पागल कर देगी। चल। क्या हुआ निशा, अभी भी फोन नहीं उठा रहा क्या? नहीं, ये मैं हॉस्पिटल की किस तरफ आ गई? ये तो खाली जगह है, यहाँ कोई भी नहीं, कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। शायद मैं गलत तरफ आ गई हूँ। ए लड़की, मुझे पता है तू यहीं कहीं आसपास ही छुपी है। चुपचाप बाहर आ जा। रोके, अपनी जान की सलामती चाहती है तो चुपचाप बता दे कि उस बुढ़िया को कहाँ छुपाया है, वरना जान से मार दूंगा। देख ढूंढ उसे। आखिरी मौका दे रहे हैं तुझे। हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। फालतू में तेरी भी जान जाएगी उसके चक्कर में। लड़के, बस बहुत हो चुका। बाहर निकल वरना जान से मार दूंगा। याद नहीं, ये धमकी किसे दे रहा? यार रुस्तम, वो यहीं कहीं आसपास है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो ऐसे बाहर नहीं आएगी। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या कर रहा है तू? धंधे में नया है क्या? साइलेंसर नहीं है, गोली चलाएगा, आवाज आएगी, पकड़े जाएंगे। चाकू निकाल, चाकू। पकड़। बचाओ, बचाओ प्लीज, बचाओ।
ये लोग तुम्हें प्लीज हेल्प। हे हीरो, चल जाके आराम कर। ये हमारा आपस का मामला है, तू बीच में मत आ, वरना लगता है तूने वो कहावत नहीं सुनी, बड़े चक्कर होते हैं लड़की के चक्कर में। अबे जान तक चली जाती है लड़की के चक्कर में, समझा? अबे अब तू सोच ले कि तुझे ये मुसीबत से प्यार है या अपनी जान से। हो गया? ये कुछ बाकी है? सारे डायलॉग्स हो गए? तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, सब अपने अपने घर अच्छे से चले जाएंगे। वरना क्या? वरना मैं तो अपने घर अच्छे से चले जाऊंगा, पर तुम दोनों का पता नहीं, हो सकता है तुम दोनों अपने घर की जगह कहीं और पहुंच जाओ। अच्छा? अभी तेरे दूध के दांत नहीं टूटे और तू हम लोगों को धमकी दे रहा है? हाँ? अबे जा अपने घर जा, तेरी माँ याद कर रही होगी। अबे खामखा उनके घर में मातम बन जाएगा। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, फिर कहना मत वॉर्न नहीं किया। पूरी दुनिया में अगर कोई मेरा अपना है ना, सबसे ज्यादा अपना, वो सिर्फ तुम हो। चलो उधर देखते हैं। और ये जो तुम्हारी शादी है, ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मासूम बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं जान बचा रही हूँ दादी की। दादी? हाँ, पता नहीं ये लोग दादी के पीछे क्यों पड़े। तुम्हें आदित्य चाहिए तो मैं तुम्हें आदित्य दिलवाऊंगी, किसी भी कीमत पर। पर तुमने दादी को बचा लिया, फिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये मुझसे पता करना चाहते कि दादी है कहाँ। अपनी दादी के लिए तुम अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही। मेरी दादी नहीं है वो। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा, वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके इलाके में फैक्ट्री कैसे लगेगा। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गिनती हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए पूरा बिहार में आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए, यही जादू दिखाते हैं। जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा यहाँ। और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, अब देखिए हाथ क्यों उठवाते हैं। जो हाथ आपने उठाया था अपने बच्चों के नाम पर, इसी हाथ से जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर उसी नेता को, जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता का बटन दबाकर उसको राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा। बच्चों की चिंता। सोशल मीडिया पर आज जन सुराज का कम से कम 5 करोड़ वीडियो डेली देखा जाता है। ये आंकड़ा याद रखिए। बिहार में अकेले जन सुराज का वीडियो हर दिन औसतन पिछले 1 महीने से 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया के जरिए वीडियो देखते हैं। ये रिकॉर्डेड है, तो ये दिखाता है कि बदलाव की जो हवा चली है अब ये रुकने वाली नहीं है। उत्तरोत्तर हर दिन ये और बढ़ेगी और आने वाले 2-3 महीने में आपको आंधी दिखेगा, एक तरफा बदलाव की बात दिखेगी और आपको दिखेगा कि बिहार भी अब नवंबर में एक नई व्यवस्था के लिए तैयार है।
वो व्यवस्था जिसमें जाति पाति मंदिर मस्जिद को छोड़कर भारत पाकिस्तान की बात न होकर बिहार के बच्चों की बात होगी, बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात होगी। हर हालत में 1 साल में पलायन को रोकने का प्रयास होगा। इस बात को लेकर इस बार वोट पड़ेगा और हम लोग का विश्वास है कि सभी के सहयोग से ये व्यवस्था को नवंबर में बना दिया जाएगा। बिहार में दशकों के बाद पिछले 25-30 वर्ष में शायद पहली बार बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक और राजद गठबंधन है, एक और नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन है और एक और जनसुराज है। अब बदलाव के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जो बात पिछले 2-2.5 साल से हम लोग बता रहे हैं, आप भी ये समझते हैं, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, धर्म के हों, दल के हों, बिहार में बदलाव सब चाहता है। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद जनसुराज पर अभी विश्वास न हो, जो अभी भी जनसुराज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको और बेहतर समझने का, जुड़ने का इससे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बदलाव निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नवंबर में बिहार में नया निजाम आएगा, मुख्यमंत्री कोई नया व्यक्ति बनेगा, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। अब बस शक, जो लड़ाई है वो बस इतनी है कि अगले 3-4 महीने में बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो बदलाव जब कर रही है तो बदलाव के नाम पर वही घिसे पीटे पुराने लोग जिनको पिछले 30-35 साल में उन्होंने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उन पर फिर दाव लगाना चाहते हैं, या फिर उनके सामने जनता के द्वारा बनाया हुआ एक ईमानदार सशक्त विकल्प जो पहली बार यहाँ पर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगा। उनके सामने बिहार में एक अपना विजन रखा है, ये बताया है कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, ये बताया है कि 1 साल के अंदर पलायन कैसे रुकेगा, ये बताया है कि 2000 रुपया हर बुजुर्ग को कैसे मिलेगा। लोगों को तय करना है कि क्या वो ये नए ईमानदार विकल्प के साथ जाना चाहेंगे या पुराने व्यवस्था के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि बदलाव चाहने वाला हर व्यक्ति, हर समाज ये चाहता है कि एक बार नया प्रयास किया जाए, नए विकल्प जनसुराज को मौका दिया जाए। और ये आपको दिख भी रहा होगा इसकी चर्चा में, जो इसकी सभाएं हो रही हैं उसमें, जो मैं सभा कर रहा हूँ सिर्फ उसमें नहीं, हजारों जो छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जो कार्यकर्ता हमारे साथीगण अपने गांव में, अपने वार्ड में, घरों पर, नुक्कड़ों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह जनसुराज की चर्चा है। पूरे बिहार में, गया में, अतरी में, वजीरगंज में, आपके यहाँ टेकारी में, आपके यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले गया का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? तो मुड़ी नहीं के हिलावे के, हाथ उठा के बोले के बा भइल कि ना? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बट रहा है कि नहीं बट रहा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, गया से, वजीरगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया जीवन में पढ़ाई और रोजगार खातिर वोट ना देने जा। यही जादू दिखाने आए हैं।
वोट आपने जिसको दिया उसका कोई मतलब नहीं है। जिस बात के लिए दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही जादू दिखाने आए। पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर और जंतुराज जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं। इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी और पलायन की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, कह रहे भैया हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जंतुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है, काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जनसुराज की ताकत है। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। नेता लोग कह रहे, देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किए हैं। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात। ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है, और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें। वैसी ट्रेन चाहिए जहाँ से चीनी, सीमेंट, छड़ यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जनसुराज का और दूसरे दल का। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर दो, केस करना है कर दो। हम डरते थोड़ी ना है। हमने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत सीएम पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा भाई? है हिम्मत तो नीतीश कुमार हम पर मानहानि का केस कर दे। मिनिस्टर से काहे करवाते हो भाई? मुख्यमंत्री और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं
दम है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मानहानि का काम है। काहे नहीं कर रहे हम पर? भाई सत्य को कोई आंच नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ये नहीं है कि वो सीएम के पद पर बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति है, हमने तो कहा था कि अपने मंत्रियों का नाम बता दो, मंत्री का नाम तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का नाम ही भुला गए स्टेज पर। गुजरात में एक शहर है सूरत, अकेले सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी कर रहा है। 5 लाख लड़का। जरा अंदाजा लगाइए कि सूरत एक शहर में कितना फैक्ट्री होगा कि 5 लाख लड़का तो बिहार का मजदूरी कर रहा है। तो आपको हमको सोचना चाहिए कि अगर मोदी जी इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं सूरत में, तो हम लोग कौन पाप किए हैं? 2-4 को बिहार में लगवा देते, हम लोग के बच्चों को यही रोजगार मिल जाता। क्यों नहीं लगवा रहे हैं? मोदी जी इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि मोदी जी को भी मालूम है कि बिहार में आजकल नया एक रोग चला है जिसका नाम है मोतियाबिंद। आप नाम नहीं सुने होंगे। मोतियाबिंद का नाम सुन ले बनी? मोतियाबिंद बूढ़ आदमी के होला आंख में, जरा मोतियाबिंद हो गई ओकरा नजदीक के लौकी, दूर के ना लौकी। लेकिन जरा मोतियाबिंद होता, खासकर नया लड़कन के होता, जवान लड़कों को हो रहा है। जिसको मोतियाबिंद हो गया उसको सब दूरे का दिख रहा है, नजदीक का दिखिए नहीं रहा है। तो जरा मोतियाबिंद हो गई बा बिहार में, ओकरा पाकिस्तान लौकता, चाइना लौकता, मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता। आई नहीं के लौकत के हमार लड़का हमार भाई के खैला बिना सीना सिकुड़ाइल बा। यही है मोतियाबिंद। तो काहे मोदी जी रवा के आके कुछ करस? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया है। 1-2 नहीं 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए? जरा होना चाहिए तो दम लगाकर बोलिए जय बिहार। सबसे पहले बिहार में जनसुराज ने कहा कि दिल्ली, बॉम्बे में जाकर वहां का कूड़ा साफ करना, वहां सब्जी बेचना, वहां टैक्सी चलाना, ऑटो रिक्शा का काम करना, वहां के घरों में नौकरानी बनकर काम करना, ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। जब वहां पर कोई बॉम्बे में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के लोगों को 2 थप्पड़ मार देता है, गाली देता है, तो यहाँ के नेताओं का बयान आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार का बयान सुनिए, तेजस्वी का बयान सुनिए, लालू जी का बयान सुनिए। ये लोग क्या कहता है? ए भाई, बिहार के लोगों को बॉम्बे में मत मारो, नहीं तो अगर बिहार के लोग नहीं रहेंगे तो बॉम्बे में साफ सफाई की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, वहां सब्जी नहीं बिकेगी। हम लोग कह रहे हैं भाई कोई गौरव की बात है? हम लोग बिहार के लोग कोई बॉम्बे का कूड़ा कचरा साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। काम कोई खराब नहीं है, कूड़ा निकालने वाला काम भी सम्मान का काम है। लेकिन बाल बच्चों का पेट चलाने के लिए मजबूरी में लोग जाकर बॉम्बे, दिल्ली में अगर सब्जी बेच रहे हैं, अगर वहां ठेला लगा रहे हैं या वहां पर टैक्सी चला रहे हैं, तो ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब हम लोग वो सब्जी बिहार में पैदा करते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली, बॉम्बे जाता, तब हम लोग को यहाँ आमदनी भी होती, यहाँ रोजगार भी मिलता। और दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहार के लोगों को अपमानित करता तो उसको हम लोग कहते हैं कि अगर बिहारी कह के अपमानित करोगे तो तुम्हारा दूध, तुम्हारा सब्जी, तुम्हारा सामान यहाँ से रोक देंगे, तब बिहार का सम्मान होता। क्या भाई, क्या दिक्कत बा? इधर आ जाओ। लड़का के के पाइप लगा दिया, उसको मैंने पथरी था देह में, वो ऑपरेशन नहीं किया था, बोला था कि साल भर के बाद में ऑपरेशन का। ये बताइए कि साल भर के बाद में ऑपरेशन होगा तो रोगी मर जाएगा कि नहीं? हम गरीब आदमी किसी तरह कर्जा वर्जा काट के उसको वहाँ शीतलपुर में हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन करा, हाजीपुर में ऑपरेशन कराया। लड़का की उम्र कितना है? उम्र यही होगा 17 साल है। लड़का कहाँ बा? लड़का हाजीपुर हॉस्पिटल एम्स वाला निकाल दिया, निकाल दिया, दवा भी नहीं दिया, 1 रुपए का दवा भी नहीं दिया। निकाल दिया, यहाँ से निकाल के
एम्स में रवा भर्ती रही। हाँ लड़का में भर्ती रहे ऑपरेशन में 5-7 दिन भय 5 दिन पहले एम्स में भर्ती रहे। ओकर रिपोर्ट दे भी है। हो जा ऑपरेशन भइल है। ऑपरेशन नहीं किया साल भर के बाद साल भर के बाद में ऑपरेशन करेगा। बताइए कि साल भर के बाद में ऑपरेशन करेगा तो रोगी जिएगा। इसी तरह कर्जा उर्जा काट के 20,000 रुपया जमा करके उसको ऑपरेशन करा दिया। यही रोजी रोटी कहीं बंगाई लागे तो कर लिया। महानंदा से खत्म करा। एगो बुर्बक है कमाता ही नहीं है। क्या हुआ लड़का को? दिक्कत क्या है? दिक्कत यही उसको मांस भर गया। रुकावट है, पेशाब नहीं होता है। यहाँ से काट कर निकाल दिया, ये पेशाब यहाँ से एम्स में इतना कर दिया है। हाँ इतना कर दिया। बाद में छोड़ दिया, कहा कि 2 साल के बाद ये यहाँ बेचैनी हो गया उसका कि 2 साल के बाद आइए आपको 2 साल के बाद में ऑपरेशन बोला कि 2 साल के बाद में ऑपरेशन 2024 में बोला था ऑपरेशन करने के लिए। साल भर के बाद में रोगी जिएगा, वो तो मर जाएगा। यहाँ प्राइवेट कहाँ पर रखे? यहाँ हाजीपुर में डॉक्टर क्या कर रहे हैं? वो सर्जरी कर दिया है। सर्जरी कर दिया है। अभी वहीं है लोग, अभी सर्जरी कर दिया है। प्राइवेट में कर दिया। कितना रुपया लगा? 40,000 लिया। 40,000 बोला था तो 20,000 रुपया कौन डॉक्टर के यहाँ है? वो मोबाइल में है मोबाइल में। हाजीपुर में कौन डॉक्टर के यहाँ है? डॉक्टर के नाम गणपति वगैरह नहीं, गणपति के हम बता रहे हैं। वो लड़का वो गया है ना, वो लेकर आता है। आप बताइए। दो साल के बाद ऑपरेशन कर दिया। कौन डॉक्टर थे वहाँ? डॉक्टर राकेश एम्स तो पाइप लगा दिए। फिर 2 साल ऐसा ही से रखना, खाली हुआ है ना पाइप तो चेंज करते रहना। बाकी 2 साल के बाद टाइम आएगा तो 2 साल के बाद नंबर आई तो 2027 में नंबर आई तो लागी। तो कहने की डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दिन हो जाए ना, फिर 9 महीने का टाइम मिले। 9 महीने का मिला टाइम। फिर हाँ अभी हाजीपुर में ठीक होगा तो फिर जाके हाजीपुर में कहाँ ऑपरेशन करा? वही लड़का है। कौन डॉक्टर? हाजीपुर नाम बताइए। आप जहाँ ऑपरेशन कराए आपको मालूम नहीं है कहाँ कराए? आपका लड़का है? हाँ इनका लड़का। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ऑपरेशन हो गया ना बच्चे का? सर्जरी हुआ है। सर्जरी किया है। आपको पता नहीं कि कहाँ किया है ऑपरेशन? हाजीपुर में। हाजीपुर में। हाजीपुर तो भाई पूरा शहर बना, कहाँ ऑपरेशन मिल रहा? कौन डॉक्टर? वही लोग तो लेके गए हैं तो बोल रहे हैं ना लोग। हॉस्पिटल के नाम, डॉक्टर के नाम भी पूछो। डैमेज हॉस्पिटल। अरे डॉक्टर का नाम पूछो। डॉक्टर के नाम क्या है? डॉक्टर का नाम जो ऑपरेशन किया नाम बताओ। डायमंड होगा। कुछ नहीं पूछो जब क्या नाम है? डायमंड। कौन डॉक्टर है? कौन डॉक्टर है जो बात कर रहा हूँ? नेफ्रा। एफ्रा। डायमंड हॉस्पिटल पता चल जाएगा, वहाँ पर अभी है डॉक्टर। नेफ्रोलॉजी का हुआ हॉस्पिटल है।